है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। हम लोगों ने कल क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ा था। ठीक है, CDP की बात करते हैं। तो कल क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ने के बाद आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Individuals who demonstrate dash are actually aware of their feeling and can show an appreciation for themselves। यानी कि कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं के बारे में गहराई से जानते हैं और अपने गुणों की पहचान करते हैं। देखिए यहाँ बात किसकी हो रही है, अपनी भावनाओं के बारे में गहराई से जानते हैं, यानी कि अपने अंतर्मन की, यानी कि अपने इंट्रापर्सनल की। ठीक है, अंतः व्यक्तित्व बुद्धि की। आप अपने अंदर गहराई से अपनी कितनी चीजें जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो शब्द आते हैं, एक इंट्रा आता है और एक इंटर आता है। ठीक है, जब इंट्रा की बात होगी तो बात होगी स्वयं की, और जब हम किसी दूसरे की बात करेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे बात हुई थी अपनी फीलिंग्स की, नोट कर लीजिएगा। और जब हम किसी दूसरे की फीलिंग्स के बारे में बात करेंगे तो हम लोग इंटरपर्सनल कहेंगे। ठीक है, Which of the following behaviors by teacher help to reduce जेंडर स्टेरियोटाइपिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन इन चिल्ड्रन। यानी कि शिक्षकों का कौन सा व्यवहार बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता पक्षपात कम करने में मदद करता है। जेंडर रूढ़िवादिता की अगर हम लोग बात कर ले तो जैसे कि तुम लड़की हो तुमको यह काम करना है, तुम लड़के हो तुमको वो काम करना है। टीचर का कौन सा व्यवहार इन चीज़ों को कम करने में मदद करता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ओनली हमारा अपने आप में एक नेगेटिव शब्द है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कहा गया है कि केवल कक्षा में लड़कों को भारी कुर्सी और मेज उठाने को कहा जाए, तो ये गलत बात है कि अगर तुम बॉय हो तो तभी तुम भारी सामान उठा सकते हो। ठीक है, हम देखते हैं कि आजकल पेट्रोल पंप पे लड़कियां भी खड़ी हैं, कूली का काम लड़कियां भी कर रही हैं, टेम्पो लड़कियां भी चला रही हैं। तो केवल जिस चीज में लग जाएगा सबसे पहले तो आप उसको हटा देंगे। खेल के लिए गुड़िया व घर केवल लड़कियों को देना, ये भी गलत बात है कि खाली लड़कियां ही हैं जो फिर घर घर खेल सकती है। रिफंडिंग टू केयर गिविंग प्रोफेशनल ओनली वुमेन, यानी कि देखभाल करने का व्यवसाय खाली महिलाओं को देना। या फिर इनकलकेटिंग क्वालिटीज एटोनॉमी एंड एम्पैथी इन ऑल जेंडर, सभी जेंडर में स्वतंत्रता और समानुभूति के गुण विकसित करना। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कि आप दोनों ही जेंडर में क्या कर रहे हैं, समानता देख रहे हैं कि अच्छा तुम लड़की हो तुम लड़के हो, चलो तुम भी टेबल उठाओ और तुम भी टेबल उठाओ। ऑल राइट, तुम भी 10 किलोमीटर दौड़ो और तुम भी 10 किलोमीटर दौड़ो। Which perspective consider language to be an important tool that facilitate cognition? कौन सा परिप्रेक्ष्य भाषा को संज्ञान को सुसाध्य करने वाले महत्वपूर्ण उपकरणों के रूप में देखता है? तो यह है सोशियो कल्चर। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टूल। Which of the following is not an effective strategy to accommodate diversity in classroom? यानी कि कक्षा में विविधता को समायोजित करने के लिए निम्न में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति नहीं है। आपको ध्यान देना चाहिए इस बात पे कि क्वेश्चन में हमसे हमारा नेगेटिव पूछा गया है कि नहीं है। तो छात्रों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों का पता लगाना, ये तो अच्छी चीज़ है ना। अगर आप एक कोई स्टूडेंट है, मान लीजिए वो अलग अलग स्टेट से आकर के अलग अलग जगह से आकर के पढ़ते हैं, तो आप उनके बारे में उनके कल्चर के बारे में पता कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। छात्रों की विभिन्न पृष्ठभूमियों के अनुरूप शिक्षा शास्त्र, बिल्कुल सही बात है कि जो पेडागोगी है आप बच्चों के बैकग्राउंड के थ्रू ही अडॉप्ट कर रहे हैं, कि बच्चे का जो बैकग्राउंड है, बच्चे की जो मदर टंग है, आप उससे उन चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं। ऐसे विविध उदाहरण प्रदान करना जो सभी विद्यार्थियों के लिए अर्थपूर्ण, बिल्कुल सही बात है। आप ऐसे एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं जो कि सभी बच्चों को समझ में आ रहे हैं, सभी बच्चे कहीं ना कहीं उससे रिलेट कर पा रहे हैं। सॉरी। या फिर यूजिंग अ स्टैंडर्ड सेट। स्टैंडर्ड सेट हमेशा अपने आप में एक नेगेटिव शब्द रहेगा। इंस्ट्रक्शन एंड इग्नोरिंग द बैकग्राउंड ऑफ लर्नर, यानी कि निर्देशकों के मानक सेट का उपयोग करना और शिक्षार्थियों की पृष्ठभूमि को अनदेखा करना। आप शिक्षार्थियों को, स्टूडेंट्स को सेंटर में रख के चलेंगे, आप उनको कभी भी अनदेखा नहीं करेंगे, आप उन्हीं के अकॉर्डिंग हर काम को करेंगे। ऑल राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड करेक्टराइज असेसमेंट फॉर मीनिंगफुल लर्निंग। तो मीनिंगफुल यानी कि अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आकलन क्या होता है, व्यापक होता है, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव होता है। फॉर्मेटिव रचनात्मक होता है, या फिर क्वालिटेटिव गुणात्मक होता है, मानकीकृत। अच्छा, इसमें हमारा आंसर जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भरा हो गया, तो जब भी बात हम अर्थपूर्ण की करेंगे तो आपका फॉर्मेटिव आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका कैसा होता है, रचनात्मक होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन इन्वॉल्व,
समावेशी शिक्षा अपने आप में क्या शामिल करती है? बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही बात है। सेपरेशन ऑफ चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज, यानी कि योग्यताओं के आधार पर बच्चों का पृथक्करण, ऐसा बिल्कुल नहीं करती है। ठीक है, जब भी बात इंक्लूजन की आएगी, समावेशी की आएगी, तो समावेशी का मतलब होता है आप सभी को लेके चलेंगे। आप एक एक वर्ड याद कर लीजिए, इंक्लूजन या समावेशी से रिलेटेड एक शब्द याद कर लीजिए, उसका नाम है ऑल स्टूडेंट। ऑल स्टूडेंट, ठीक है। आप बच्चों को उनके आधार योग्यता के आधार पर उनका प्रतिकरण नहीं कर सकते। बच्चों की पहचान पर उनका उपयुक्त नामीकरण, आइडेंटिफिकेशन एंड अप्रिशिएटिंग लेबलिंग। लेबल अपने आप में नेगेटिव, देखिए मुझे हिंदी में नहीं समझ में आया ना, मैंने इंग्लिश में देखा। लेबलिंग करना अपने आप में एक बहुत ही नेगेटिव वर्ड है। आप इसको भी आपने जहाँ पे भी नोट्स बनाया वहाँ पे नोट कर लेंगे। और फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप में एक पॉजिटिव वर्ड है, तो हमारा आंसर 1 और 4 हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। While interacting with a diverse group of student, a teacher should not, जब भी आप एक विविध समूह के साथ बातचीत करते समय एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए, तो फॉलो अ यूनिफॉर्म करिकुलम एंड स्टैंडर्डाइज। मैंने अभी आपको बताया कि जो स्टैंडर्डाइज्ड है, जो स्टैंडर्ड सेट है, जो मानीकृत है, वो अपने आप में एक नेगेटिव शब्द है। असर्शन और रीजंस के क्वेश्चन आपको भर भर के देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये तो पेपर पीडीएफ बहुत पुराना है, आई थिंक 2003 या 2002 का है, बट स्टिल मैं आपको बता दूं कि आपको जो असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस हैं अब वो बहुत ही अच्छी मात्रा में आने लगे हैं। तो पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चों के सीखने को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को पुस्तक के अलावा विभिन्न प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। उन्हें लिखित परीक्षा के अतिरिक्त समय देना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। पठन वैकल्य की चुनौती वाले विद्यार्थियों को पढ़ने में कठिनाई होती है। ठीक है, देखो जिन बच्चों को डिसलेक्सिया होता है उन बच्चों को रीडिंग करने में डिफ़िकल्टी होती है, ये बात बिल्कुल सच है। और जब आप डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिसकैल्कुलिया है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगी तो आपको ये चीज़ें बेहतर रूप से समझ में आएंगी और ये सब चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी टू एड स्टूडेंट इन विजन, यानी कि कौन सा उदाहरण सहायकी तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए दृष्टिबाधित छात्रों को मदद करेगा पढ़ने लिखने के लिए। ब्रेन प्रणाली, जो ब्रेल सिस्टम होता है वो जो होता है, जो बच्चों को जैसे थोड़ा सा विजन प्रॉब्लम होता है, दृष्टि बाधित बच्चे होते हैं, उनको मदद करता है पढ़ने लिखने में। ठीक है, इस चीज़ को आप इस नाम को याद करेंगे, दृष्टि बाधित से ब्रेल सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टिपिकल इंडिकेटर ऑफ क्रिएटिविटी, रचनात्मक के विशिष्ट संकेतिक कौन से हैं? क्यूरियोसिटी, ठीक है, इंडिपेंडेंस, ठीक है, एडेप्टेबिलिटी, हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, या नीड फॉर रिपीटेड प्रैक्टिस। बी को आप आई मीन 4 को आप इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, किसी चीज़ को रिपीट करना या बारंबार प्रयास करना ये अपने आप में नेगेटिव हो जाएगा। आपका 1 2 3 एंड 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कल हम लोगों ने 13 मिनट में अपनी फर्स्ट क्लास को कंप्लीट किया था। आज ये हमारी सेकंड क्लास है जिसमें हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को 7 मिनट में कर लिया। ये अपने आप में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोगों ने फालतू की कोई भी बात नहीं की है ना, राइट। क्वेश्चन नंबर 21 आपको फिर से असर्शन और रीजन का क्वेश्चन देखने को मिला है। आप इस क्वेश्चन को आराम से देखें। ठीक है, प्रभावी अधिगम के लिए केवल शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछना चाहिए, ना कि बच्चों को। ओहो, ये तो गलत है ना। प्रभावी अधिगम के लिए केवल शिक्षक, पहली बात तो केवल नेगेटिव है, यहीं से कट कर दो। ठीक है, बच्चे निष्क्रिय श्रवण की प्रक्रिया के माध्यम से सर्वाधिक अर्थपूर्ण ढंग से सीखते हैं। चिल्ड्रन लर्न मोस्ट मीनिंगफुली थ्रू द प्रोसेस ऑफ पैसिव लिसनिंग। पैसिव, मुझे तो दोनों ही गलत लग रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, ए और बी दोनों ही गलत है। मैंने कल की आपको क्लास में बताया था कि पैसिव लिसनिंग अपने आप में, पैसिव ही अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। यहाँ पे अगर एक्टिव होता तो बहुत अच्छा था। चलिए, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आप लोग देंगे। टीचर शुड प्रोवाइड एडिक्वेट एंड अप्रोप्रिएट स्कैफोल्डिंग टू द स्टूडेंट एज एंड व्हेन नीडेड। बिल्कुल सही बात है। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है कि आप बच्चों को हिंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जो आप यहाँ पे हिंदी में देख रहे होंगे उपयुक्त पाण प्रदान करना लिखा हुआ है, जिसका मतलब स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है आप बच्चों को हिंट करेंगे, आप बच्चों को मदद करेंगे। जैसे मान लीजिए बच्चों को ABCD के बाद उनको नहीं मालूम है कि हमको E लिखना है कि F लिखना है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, तो आप क्या करेंगे, बच्चों को एलिफेंट बना के दिखाएंगे तो बच्चे गेस कर लेंगे, हाँ E फॉर एलिफेंट होता है, मतलब हमको E लिखना है। ऑलराइट, लर्निंग इज़ अ कोलेबरेटिव प्रोसेस। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। जो सीखना है वो एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है और लोग एक दूसरे से कोलेबरेशन के साथ ही इन चीज़ों को सीखते हैं। हाउ शुड टीचर व्यू फेलियर ऑफ स्टूडेंट इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम, यानी कि शिक्षकों को प्राथमिक माध्यमिक स्कूली कक्षाओं में बच्चों की असफलता को किस प्रकार देखना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि स्कूल तंत्र की कार्यशीलता में कोई प्रतिबिंब है। बिल्कुल सही, प्रतिबिंबन है, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई भी बच्चा फेल कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चा लो एबिलिटी का है, उसका ये मतलब नहीं है कि टीचर्स लो एबिलिटी है,
उसका ये भी मतलब नहीं है कि उनके पेरेंट्स जो है उन्होंने कभी क्लास में टॉप नहीं किया होगा, इस वजह से बच्चा भी टॉप नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं पेडागोगी में जो आपको अपने दिमाग में सेट करके रखनी है। अगर ये चीज़ें आप अच्छे से देख लेते हैं ना, तो ये मान के चलिए कि जो हमारा थंबनेल में आपने टारगेट देखा ना 30 आउट ऑफ 30 का, वो उसको आप अचीव जरूर करेंगे। इन एन सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, यानी कि एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में क्या होना चाहिए, देखिए पैसिव नेगेटिव है काट दो, इंडिविजुअल काट दो, एक्टिव एंड सोशल बिल्कुल सही बात है, पैसिव काट दो। ठीक है, जब भी सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात होगी तो हमेशा एक्टिव और सोशल। ठीक है, सोशियो से सोशल, कंस्ट्रक्टिविस्ट से एक्टिव। पैसिव अपने आप में सीडीपी पैसिव को एक नेगेटिव वर्ड ही मान के चलती है, तो अगर आप सीडीपी में और क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है और आप पैसिव, इंडिविजुअल ऐसे शब्द देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों को गैस कर सकते हैं। इन डैश द प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इंटू अ नंबर ऑफ इंटरमीडिएट गोल एंड देन फोकस ऑन सॉल्विंग ईच सब गोल, यानी कि डैश में समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक उपलक्ष्य को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। मीन्स एंड एनालिसिस। ऑलराइट, चलिए, फिक्स्डनेस जो होता है वो अपने आप में नेगेटिव है। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे, फिक्स्ड कोई भी चीज़ नहीं है पेडागोगी में। ऑलराइट, मैंने कल आपको एक उदाहरण दिया था ना, कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट, रिचुअल्स, अपने हिसाब से हम उन चीज़ों को चेंज कर लेते हैं। बिल्कुल, चलिए ठीक है, आज तो क्वेश्चन नंबर 25 तक हो गए हैं। मुझे थोड़े लॉन्ग वीडियोज़ बनाने में लगता है कि पता नहीं आप लोगों को कहीं बोरियत ना लगने लगे, इस वजह से मैं चाहती हूँ कि जितना भी वीडियो रहे, जो भी क्लास, जितने भी क्वेश्चंस आप तक पहुँचे, बस वो क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल होने चाहिए। और ये जो वीडियो है 11 मिनट का, ये आपने अगर देखा है तो एक एक चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जानी चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हर वीडियो में आपको कुछ नेगेटिव वर्ड्स, कुछ पॉजिटिव वर्ड्स बताती हूँ। आप आराम से सुन के चलेंगे, आराम से अपनी क्लास को देखेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। धन्यवाद।